तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेमेस्टर 2 में पूछा जाने वाला एक कंपलसरी पेपर है। NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, सेमेस्टर 2 ये कंपलसरी पेपर है सभी के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी आपका BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, सभी के लिए, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 में आपका यह पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों ये कंपलसरी पेपर है और सबको रखना ही पड़ेगा। तो देखिए यह आप चाहे मैक्सिमम मेरे वीडियो जो है झारखंड, बिहार, UP और MP के लोग देखते हैं, तो बता दूं कि आप जहां से भी हैं, यह झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और अगर आपका सब्जेक्ट यह है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, तो दोस्तों आपके भी एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैं बता दूं पहले 50 क्वेश्चन हैं जो कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन है जो कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव है। झारखंड का एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है धनबाद में, BBMKU के नाम से, वहीं पे पूछा गया है। एंड झारखंड के जितने भी अदर यूनिवर्सिटी है सेम टू सेम पूछा जाएगा। आपके भी अगर झारखंड के आउट ऑफ बिहार, UP, MP वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं और सब्जेक्ट यही है, तो आपको भी यही पूछा जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर में आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर में आपको कितना मार्क्स लाना होगा? तो 40 नंबर लाना होगा, समझ रहे हैं, 40 को मार्क्स लाना होगा 100 मार्क्स में से। अब देखिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। टाइम 3 घंटा दिया गया है और आपको एक इस तरह से OMR पेपर दे दिया जाता है और यहाँ पे डिटेल होते हैं, डिटेल फिल करना होता है। नीचे में 50 गो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज रहते हैं, गोले करने होते हैं, ठीक है, इस तरह से 50। तो ब्लैक पेन का भी यूज कीजिएगा एग्जाम में। अब चलिए, सब हम लोगों ने बात कर ली इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा अंत में वीडियो को, अभी मैं बता देता हूँ, एंड में बताऊँगा वो चीज़ें, क्योंकि अभी मैं बता दें तो अभी आप लोग मतलब क्या बताएं, आंदोलन कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे पूछा गया है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा का तात्पर्य मूल्यों और दृष्टिकोण के एक समूह से है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इम्प्लाइज अ सेट ऑफ वैल्यू एंड एटीट्यूड टू, ठीक है। तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड 90% बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, 10% इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं जानता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविध समूहों के साथ जुड़ाव। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो प्लीज़ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी लोग हैं, बॉयज़ या गर्ल्स, सभी से आग्रह है यार, कॉपी पेन से नोट करते जाएंगे। इतना टफ क्वेश्चन है ना कि आप लोग भूल जाइएगा, क्वेश्चन का लेवल टफ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 21वीं सदी की शिक्षा सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है बल्कि इसमें शामिल है। क्या शामिल है? तो देखिए, ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक जागरूकता, ऑप्शन B है समस्या का समाधान, ऑप्शन 3 है उत्पादकता, ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 21वीं सदी के 4C का मतलब कौशल है, ठीक है। तो 21वीं सदी में 4C इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B संचार, C से कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर C से है आपका कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग, फिर है C से आपका क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि महत्वपूर्ण सोच, नेक्स्ट C से है आपका क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता। ये गुण जिसमें है ना, जिस व्यक्ति में क्रिएटिविटी के गुण, वो व्यक्ति बहुत दूर तक जाएगा। मतलब क्या, चल के नहीं यार, रिच और नॉलेज के फील्ड में बहुत दूर तक जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि OECD के अनुसार एक छात्र के पास वैश्विक क्षमता है यदि वह, तो वैश्विक क्षमता है यदि वह क्या है, यदि वह A और C सही है, यानी कि एक OECD के अनुसार एक छात्र में वैश्विक क्षमता है यदि वह वैश्विक, स्थानीय और सांस्कृतिक महत्व की समस्याओं और स्थितियों का विश्लेषण करने में सक्षम है, ठीक है, पहला हो गया। और बी नंबर गलत है, C नंबर हो जाएगा इसका कि दुनिया के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम है। जिसमें से आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुतों के पास ये गुण होगा, ठीक है। फिर 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सतत विकास
लक्ष्य क्या है, सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दोस्तों सतत विकास के क्या लक्ष्य हैं, देखिए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी सही है। अब देखिए बी और सी क्या है। बी नंबर बोला गया है सतत विकास का लक्ष्य है शांति और समृद्धि के लिए राष्ट्रों द्वारा साझा किए गए उद्देश्य, और सी नंबर है सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन टफ है, इसलिए मैंने बोला है पहले ही यार कि दोस्त ओवर स्मार्ट मत बनियो, यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। ठीक है, कॉपी पेन अभी नहीं है तो वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा या फिर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और बाद में देख लीजिएगा जब आपको नोट करना हो। छठा क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है। ठीक है, तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, देखिए यह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानने का तरीका, ऑप्शन बी है राजनयिक बनने का तरीका, ऑप्शन सी है आपका दुनिया को समझने और संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने और साझा करने का तरीका, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुको यार भाई साहब, चलिए, तो ये तीनों क्या हैं दोस्तों, ये तीनों हैं आपके वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, इन तीनों को आगे देख लेते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि गाना आ गया सुशांत सिंह राजपूत का, क्योंकि मैं तेरा नहीं, क्योंकि समकालीन चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया था कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा मॉडल के बारे में सही है। दोस्तों वैश्विक नागरिकता शिक्षा मॉडल के बारे में सही क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सिंगल मॉडल फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा मॉडल के बारे में सही है, इस मॉडल का पालन सभी देश को करना चाहिए। ठीक है, इस मॉडल का पालन सभी देशों को करना चाहिए। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है SDG, ठीक है, के बारे में, और क्वेश्चन है कि क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। ठीक है, शॉर्ट में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यह वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन है 10 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा विशेष रूप से तृतीय शिक्षा से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए यह तृतीय शिक्षा से संबंधित है या नहीं है। अब देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, यह संबंधित नहीं है, नहीं, यह विशेष रूप से शिक्षा के माध्यमिक स्तर से संबंधित है। ठीक है, मिडिल जो होता है ना आपका एजुकेशन, ठीक है, सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन, उससे संबंधित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा यार कि मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो को बीच में रोक के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का लेवल क्या है वो मैं बता रहा हूँ। CA का नाम सुने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ बस वही CA के लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप बोलेगा कि भाई साहब आपको कैसे पता है, यार देखिए मैं उस लेवल का पढ़ाई कर रहा हूँ। अनअकैडमी पे ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, इसका 50 से मतलब 70% क्वेश्चन अनअकैडमी में डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया गया है। अब अगर चाहे कोई स्टूडेंट तो इस यूनिवर्सिटी को केस कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को उतनी हिम्मत नहीं होगी, सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है केस करना। और यूनिवर्सिटी जो है जुल्म किया है बच्चों पे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है ना, उसके बाप को भी बैठा दो ना तो फिर भी वो पास नहीं कर पाएगा, इतना टफ पेपर लिया है इस बार। सच में मुझे दया आती है बच्चों पे यार कि यार इतना मेहनत करके पढ़ो, और लेवल क्या है, सेमेस्टर 2 है, BA BCom BSc का कितना बच्चा एज होता है यार, और उसका लेवल क्या होता है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई IIT थोड़ी कर रहा है कि आप इतने टॉप लेवल के एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। CA चार्टर्ड अकाउंट बहुत टॉप लेवल का एक ग्रेड होता है यार, बहुत अच्छा पोजीशन होता है, उसको पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन, और उसको पूछा गया है। ठीक है, और उसी को यहाँ पे डायरेक्टली उठा के पूछ दिया गया है। दोस्तों ये स्टूडेंट के साथ जो झारखंड के स्टूडेंट हैं BBMKU के, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। देखिए अब आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। अगर BBMKU के स्टूडेंट अगर आप में से कोई देख रहे हैं
तो आप लोग उसको केस भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के कि इतना टफ लेवल क्वेश्चन नहीं है, और मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आपका क्या बोलते हैं उसमें, मैंने भी बताया अनअकैडमी में पूछा गया है। 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी विश्वास हो जाए यार, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। तो देखिए दोस्तों, ये अनअकैडमी का है, ठीक है, आपको मैं दिखा दे लेता हूँ 1 मिनट, सब कुछ क्लियर। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका, चेहरा वगैरह में आएगा कोई बात नहीं, देखिए CA लिखा है, CMCQ, और यहाँ पे है CA फाउंडेशन एग्जाम, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, CA फाउंडेशन है ना, चार्टर्ड अकाउंट का क्वेश्चन है दोस्त, और इतना छोटा बच्चा को पूछ रहा है, मतलब यार ग्रेजुएशन के बच्चे को 1 लाइनर क्वेश्चन दीजिए, तो इतना टफ लेवल का अगर आप पूछ दीजिएगा तो ग्रेजुएशन का बच्चा कैसे पास कर पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो ये आगे कैसे पढ़ेगा, एग्जाम पास ही नहीं कर पाएगा ऐसे में, ठीक है। तो अगर कोई BBM के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी का विरोध कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सब क्वेश्चन जो है 60%, देखिए ये यहाँ पे तो मैच भी कर गया, पूरा का पूरा 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्टली आपके अनअकैडमी के CA वाले जो स्टडी होता है, CA ग्रेजुएशन CA लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसी का सिलेबस डायरेक्टली उठा के आपको पूछ दिया है। समझ गए बात को? अब क्या हो रहा है आपके साथ? तो चलिए दोस्तों, यही हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग का एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया जो चीज़ मैंने बताना चाह रहा था। देखिए मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से छिपा के नहीं बताना चाहता कि यार चुपके से बता दूँ, नहीं यार, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और मैं जो बोला था कि मैं हमेशा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोलता हूँ यार, मतलब कभी कभी झूठ बोलता हूँ अपने दोस्तों के सामने, सीरियसली मैं टॉपिक पे मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि अनअकैडमी में जो है 60 to 70% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली उठा के आपको पूछ लिया गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सी शिक्षा, हाँ वहाँ पे अनअकैडमी में केवल इंग्लिश में पूछा गया है, वे लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछे हैं। और ऐसे में बच्चा डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग एग्जाम में अपीयर हुए होंगे 100 में, तो 100 में से अगर वे लोग बिना मोबाइल का हेल्प लिए होंगे, मतलब चोरी नहीं किए होंगे, तो मैं बता रहा हूँ 100 में से 20 भी बच्चा अच्छे से पास नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम को। यहाँ तक कि जो वाइस चांसलर है ना, उसको भी मैं बैठा के एग्जाम लूँ ना, तो वो भी नहीं पास कर पाएगा। खुद मैं नहीं पास कर पाऊँगा यार, मतलब कर भी सकता हूँ पास में ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से इतना टफ आता है। चलिए दिखा दिया। अब मैं आप बोलेगा कि यार आप लोग तो हमको डिमोटिवेट कर दिए भाई साहब। नहीं भाई साहब, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षा एक वैश्विक मुद्दे की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे विशिष्ट देश द्वारा हल किया जा सकता है, ठीक है। और आप लोग पढ़ के तो मालूम पढ़ ही गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिक है, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप कौन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे में एक व्यक्ति जो दुनिया भर में यात्रा करता है वैश्विक नागरिक है, या फिर एक व्यक्ति जो देश से अधिक भाषा बोलता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जिसकी कई राष्ट्रीयताएं हैं, नहीं। और डी नंबर है कि एक व्यक्ति जो खुद को वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में देखता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट। देखिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा की वकालत करने की संभावित कारण क्या है, ठीक है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा की वकालत करने की संभावित कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पढ़ना होगा, ठीक है, बी एंड डी। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे हमें पढ़ना है 13 नंबर, और यहाँ पे हमारा है ऑप्शन ए और बी। तो ए आपका ये हो जाएगा। यार मैं खुद इतना टफ से क्वेश्चन का आंसर खोजा हूँ ना, क्या बताऊँ। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर GCE छात्रों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार करता है, और बी नंबर है आपका कि GEE, यानी कि आपका GEE मतलब समझ रहे हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन छात्रों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार करता है, और यहाँ पे बी नंबर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सहयोग, आलोचना और सोच और रचनात्मक को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नागरिकता शिक्षा का आधार नहीं है, ठीक है।
तो कौन सा वैश्विक नागरिकता शिक्षा का आधार नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए पेशेवर आचरण संहिता। ठीक है, यह जो है वैश्विक नागरिकता शिक्षा का आधार नहीं है। बाकी ये तीनों सतत विकास का लक्ष्य, शांति शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा, ये तीनों इसके लक्ष्य हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को एक वैश्विक नागरिकता की दक्षता हासिल करने में मदद नहीं कर सकती? ठीक है, तो कौन मदद नहीं कर सकती? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्याख्यान की चर्चा यानी कि लेक्चर डिस्कशन, या रोल प्ले, या सांख्यिकी का उपयोग, या पेन पल्स। देखिए दोस्तों इसका आंसर मैं भी नहीं निकल पाया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 3 डोमेन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 3 डोमेन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 3 डोमेन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उनमें से कौन सा एगो नहीं है। तो परस्पर संबंधित आपका देख लीजिए, फिर है दूसरा आपस में जुड़ाव, तीसरा है एकीकृत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और देखिए इसका डोमेन क्या है, तो पहला है आपका कॉग्निटिव, दूसरा है फिर सोशियो इमोशन, ठीक है, इमोशनल, और आपका है बिहेवियरल। ठीक है, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इन सब वर्ड्स का। आगे देख लेते हैं, तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि सतत विकास की 3 नींवों में से केवल 2 का सामना करना पड़ा है या पड़ता है तो कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। अब देखिए इनमें सभी क्या है, पहला है व्यवहार = आर्थिक प्लस पारिस्थितिकी स्थिरता। इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, विएबल = इकोनॉमिक प्लस इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, बी नंबर है कि सहने योग्य सामाजिक परिस्थिति स्थिरता। सी नंबर है कि आपका सामाजिक प्लस आर्थिक, ठीक है, माइनस यहाँ पे एबिलिटी, सॉरी सस्टेनेबिलिटी है, माइनस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ववर्ती में से कोई नहीं। यानी कि यार मैंने गलत बता दिया था, इनमें से सभी मैंने बोला था, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा न्याय संगत = यानी कि आपका जो पूछा गया है कि विच ऑप्शन इनमें से क्या यार, मुझे दिमाग आज खराब हो गया न्याय संगत सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिरता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि यदि सतत विकास की 3 नींवों में से केवल 2 का सामना करना पड़ता है तो कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो 3 नींवों में से केवल 2 का सामना करना पड़ेगा तो कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प होगा न्याय संगत = सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिरता। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष प्रकट हुई? तो दोस्तों स्थिरता की अवधारणा पहली बार 1980 में प्रकट हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि 19 नंबर वर्ष में पर एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया वो पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थिरता। ठीक है, किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया जो ग्लोबल सिटीजनशिप डेवलपमेंट, ठीक है, कमेटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे स्थिरता लाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, 1992 में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन, और नहीं तो फिर आप लोग भूलने के लिए रेडी हो जाइए। तुरंत भूल जाएंगे, तुरंत चुटकियों में 20 नंबर है खनन के बाद छोड़े गए विशाल गड्ढों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब कोयला या कोई भी खदान होता है तो गड्ढा छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पे गड्ढों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उन गड्ढों का उपयोग अपशिष्ट कचड़ों का भंडारण और घरेलू अपशिष्टों का जल भंडारण, ठीक है, या अपशिष्ट निपटारा किसके लिए किया जाता है? तो हम लोग जो है वेस्ट डिस्पोजल को वहाँ पे डालते हैं, जितने भी अपशिष्ट होता है उन सभी को वहाँ पे डाल देते हैं। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो सतत विकास मानकों में कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले ऑप्शन पढ़ना होगा, लैंगिक असमानता विविधता। बी नंबर है इंटरनेशनल इक्वलिटी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है कि इंटरजेशनल इक्वलिटी। ठीक है, और सी नंबर है सालाना बढ़ रहा है। डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास की परिभाषा क्या है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सतत विकास की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन पढ़िएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी। अब ऊपर के सभी पढ़िएगा, देखिए वह विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है, 3 को परिभाषा है और तीनों सही है, पढ़ लीजिए तीनों को। राइट आंसर मैं पढ़िए देता हूँ। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना वर्तमान मांगों को पूरा करता है। बी नंबर है प्रदूषण और पर्यावरण प्रभाव को कम करते हुए खनिज संपदा का संरक्षण करे और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का पता लगाए। सी नंबर है यह भूमि और भवन परियोजना को इस तरह से बनाने की प्रक्रिया है कि इन्हें ईंधन कुशल आत्मनिर्भर पैटर्न का उत्पादन करने में सक्षम बनाकर उनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हो। आप लोग को दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को छोड़ चुके होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो वीडियो को एंड तक जा पाएंगे। मालूम नहीं आप लोग में से कौन वीडियो को एंड तक जा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का ऐसा टफ है ना कि आदमी बूझ ही नहीं पाएगा कि बोल क्या रहा है, समझ ही नहीं पाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यार हिंदी लिखा है लेकिन ट्रांसलेटेड हिंदी लिखा है, जो अंतरात्मा से निकल के हाथ से हम लोग कलम से हिंदी लिखते हैं ना, वो हिंदी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश मैंने तो बता दिया, उन लोग उठाया है वहाँ से अनअकैडमी से और डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया है और यहाँ पे डाल दिया है। इस तरह से आप लोग का यूनिवर्सिटी में होगा नहीं क्या मालूम नहीं, इसलिए इस पेपर को अच्छे से देख लेना है दोस्त, नहीं तो फेल हो जाइएगा। 23 नंबर है कि यदि हम सतत विकास की 3 नींवों में से केवल 2 को पूरा करते हैं तो पूर्ववर्ती में से कौन सा सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले पढ़िए, सामाजिक और वित्तीय दीर्घायु इज इक्वल टू निष्पक्षता, ये सही है। बी नंबर है कि सहने योग्य इज इक्वल टू आर्थिक प्लस पारिस्थितिक स्थिरता। ठीक है, सी नंबर है व्यवहार्य सामाजिक परिस्थिति इज इक्वल टू सामाजिक प्लस पारिस्थितिक स्थिरता, यानी कि इनमें से सभी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि स्थिरता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्थिरता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो पढ़ना होगा स्टेटमेंट, और बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है या स्थिति का वर्णन करता है जो अंतरहीन रूप से चल सकती है। ठीक है, बी नंबर है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि पृथ्वी की वहन और उत्पादक क्षमताओं के अतिदोहन के कारण, ठीक है, कहा गया अतिदोहन के कारण पारिस्थितिकी ऋण न हो। सी नंबर है संपूर्ण प्राकृतिक पूंजी आधार को उसके वर्तमान स्तर से ऊपर रखना दीर्घकालीन स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन, अरे यार हिंदी में पढ़ना है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 के साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर रियो सम्मेलन, यानी कि रियो डो सम्मेलन दोस्तों 1992 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन है एक 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम रियो सम्मेलन रखा गया। ऐसा बोलता तब ना, यहाँ पे ऐसा टफ लैंग्वेज का यूज किया है ना, क्या बताऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 21 के साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर रियो समझौता पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रभारी है। अब बताइए क्या यहाँ पे मतलब, अगर आप लोग के सामने कोई दोस्त होगा तो गाली दे देगा यार कि समझने में ही कुछ नहीं आता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़ना होगा, संयुक्त राष्ट्र का निशस्त्रीकरण आयोग, ठीक है, यानी कि द
कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। फिर है आपका संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, ठीक है, जिसको संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग या संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, दोनों तो सेम लिखा है यार, फिर ब्रैकेट में काहे दिया है रे भाई साहब। सी नंबर है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण स्थिरता पर समिति, ठीक है। और डी नंबर है यूनाइटेड मानवाधिकार का न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण स्थिरता की समिति, ठीक है। तो ये दोस्तों 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लगता है कि आप लोग का दिमाग का दही बन चुका होगा अभी तक डेफिनेटली, इतने टफ क्वेश्चन करने के बाद। कोई मजाक थोड़ी है, सीए समझते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत टॉप लेवल कॉमर्स में वन ऑफ द क्या बताएं ग्रेटेस्ट पोस्ट माना जाता है। MBA वगैरह करके लोग इसको करने जाता है, और हम लोग अभी केवल 12th देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, भाग 2 में, और दिमाग खराब करेंगे उस वीडियो में भी अपना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।